और पहले उन रिलेशंस को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। सेट पहले एक डिफाइन किया, एक्स सेट मैंने डिफाइन किया। कंसिडर अ सेट एक्स विच हैज एलिमेंट, आई एम गिविंग द एलिमेंट एज -1, -1 and 0 and 1 and 2 and 3. Suppose this is a set X. Similarly, I am giving you another set Y which contain element say -1 and 0 and +-2। चलो +-1 भी ले लेते हैं, ठीक है। +-1 लेते हैं, +-1 लिया, +-2 एंड +-3 ऐसे ले लिया। अब मैं एक्स सेट से वाई सेट पर दो रिलेशन लिखने जा रहा हूं, ठीक है। एक्स सेट आप देख रहे हो, दिस इज सेट एक्स और दिस इज सेट वाई, एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। एक रिलेशन है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। सपोज दिस इज सेट एक्स एंड वाई का बॉक्स मैंने बना दिया। इसी तरह से एक दूसरा रिलेशन भी डिफाइन करूंगा, एक्स सेट से वाई सेट पर ही ऑपरेट होगा। दोनों रिलेशंस का रूल मैं लिखने जा रहा हूँ। रिलेशन क्या है? रिलेशन इज अ रूल by which some element of x, if I say that R is a relation, R1 is a relation defined from x set to y set, तो ये एक रूल है जिस रूल के थ्रू x सेट के एलिमेंट y सेट के एलिमेंट से कॉरेस्पॉन्ड करेंगे या रिलेट होंगे। x सेट के एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। y सेट के एलिमेंट में आपके पास बहुत सारे हैं, लाइक -1 भी है, +1 भी है, -1 है, 0 है और 1 भी है और 2 भी है और -2 भी है। तो -2 भी एक एलिमेंट है एंड 3 भी है और -3 भी है, -3 भी है और 3 भी है और -2 भी लिख दिया मैंने, ठीक है। रूल क्या है? वो रूल मैं दिख रहा हूँ, रूल लिख रहा है कि x इज रिलेटेड टू y if and only if y square is equal to x। और इसी तरह से एक दूसरा रिलेशन है, एस एक्स सेट से वाई सेट पर ही ऑपरेट कर रहा है। ये रूल R2 मैंने लिखा। वो रूल क्या है कि x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये दोनों रूल आपको समझ में आ रहे हैं? x कहाँ से यस। आएगा? अब ये नोटेशन को भी समझो, यहां पर ये नोटेशन है वो क्या है। जब मैं ऐसा बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं x r y ऐसा लिखता हूं, इसको पढ़ते क्या है? इसको रीड करते हैं x इज रिलेटेड टू y। और अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं इसी बात को एक दूसरे तरीके से बोलते हैं क्या? दैट इज y इज इक्वल टू r ब्रैकेट x। और इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं r ब्रैकेट x को क्या पढ़ते हैं? r इमेज ऑफ x। और इमेज ऑफ x जो है ना, इसको एब्रिविएट करते हैं, इमेज नहीं बोलते हैं। बोलने जो डे टू डे लाइफ में जब हम इसको बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक इट, तो हम बोलते हैं आर ऑफ एक्स। और ऑफ को ब्रैकेट बोलते हैं, ये मैथमेटिक्स में बहुत पहले से आप जानते हो, ब्रैकेट से ऑफ को रिलेट करते हैं। ऑफ मतलब ब्रैकेट, ठीक है। तो ये नोटेशन समझो कि जब भी कहीं पर एक्स आर वाई लिखा हो, इसका मतलब क्या है? एक्स इज रिलेटेड टू वाई या y इज आर इमेज ऑफ x। तो x जो है वो है तुम्हारा, इसको इनपुट बोलते हैं, इनपुट। और y को क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। अभी फंक्शन में डिटेल करेंगे, बट अभी इतनी बातें आप पहले से जानते हैं, ऐसे मैं मान के चल रहा हूं। अब बताओ, जो थ्रू दिस रूल, इस रूल के थ्रू, फर्स्ट R1 जो रूल डिफाइन किया मैंने, R1 रूल के थ्रू कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से कनेक्ट होगा? क्या -1 किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा?
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रूल है। मतलब अगर एक्स वाई से कनेक्ट हो रहा है, एक्स अगर वाई से रिलेट होगा, तो वाई का स्क्वायर करके एक्स आना चाहिए। तो -1 इफ एक्स इससे इज, रिलेटेड नहीं होगा। ये किसी से रिलेटेड नहीं हो, क्यों? क्योंकि इफ आई पुट एक्स एज -1, स्क्वायर ऑफ नो नंबर इक्वल टू -1, नो रियल नंबर व्हेन स्क्वायर्ड बिकम -1। तो अच्छी बात है जी, -1 किसी से कनेक्ट नहीं हुआ, तो इसका कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अब जीरो की बात करो। जीरो, जीरो। जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, तो जीरो विल लिंक विद जीरो। ठीक है, ऐसे ही फटाफट मैप कर दो सारे को, फटाफट मैप करिए सारे को। हाँ बेटा, फटाफट बताते जाओ। वन। -1 का कोई आउटपुट नहीं है। वन का, वन और -1। हाँ, तो 1 किसका स्क्वायर 1 आएगा? क्योंकि x 1 है तो y स्क्वायर 1 है, तो y की दो वैल्यू होगी, -1 एंड 1, तो 1 जो है वो तुम्हारा -1 से भी लिंक होगा, और 1 जो है वो 1 से भी लिंक होगा। अब बताओ, 2, 2 किसी से लिंक होगा? इससे भी नहीं होगा, क्योंकि है नहीं उसका रिलेशन किसी कोई से। भी ऐसा इस सेट में ऐसा कोई नंबर नहीं जिसका स्क्वायर करके 2 आ जाए। 3, ये भी नहीं होगा। 3 भी नहीं लिंक होगा। नो सर। अच्छा, अगर यहाँ पर, यहाँ दूसरे सेट में 4 होता और -4 होता, तब मान लो यहाँ पर -4 भी एक एलिमेंट है और 4 भी एक एलिमेंट है, तो होता? फिर भी नहीं होता। नहीं होता। अगर फर्स्ट सेट में एलिमेंट एक 4 होता, यस सर, फिर तो फोर हो वो हो जाता है लिंक जाता, वहां पे। लिंक हो हाँ ठीक है, ठीक है। 4 होता, अगर मान लो एक एलिमेंट 4 भी होता, यहाँ पर एक एलिमेंट और मैंने डाल दिया 4, तो उस केस में क्या होता? 2 और -2, ये टू। दोनों एलिमेंट जो है वो लिंक हो जाते किससे? 4 से। फोर से। 4 का आउटपुट 2 भी मिलता और 4 का आउटपुट -2 भी मिलता। अब इस रिलेशन को, R1 रिलेशन को एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? रिलेशन R1 एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? 0,0। हाँ, तो लिख जाओ अपनी अपनी कॉपी में फटाफट, R1 रिलेशन को एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिख जाओ। R1 एज अ रिलेशन विच इज एक्सप्रेस एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? तो आप देखो, जो जिससे, ये जो एरो टेल है ना, एरो टेल जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है इनपुट, एरो हेड वाई कोऑर्डिनेट आउटपुट, तो 0,0 एंड 1,-1, 1,1 एंड 2,4 एंड 2,-4। ऐसा करें? यस। हेल- अब इसका मतलब है करिए। आप दिमाग नहीं लगा रहे हो, एकदम बिल्कुल कुछ बोला जा रहा है उसको सुन रहे हो। सुन, डोंट जस्ट -4 वाला लिसन। नहीं आएगा सर। और फोर। और इनपुट में आएगा। हाँ, 4 इनपुट में आएगा, 4 इनपुट में आएगा जी, इसको हटाओ, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि 2 का तो कोई आउटपुट है ही नहीं ना, एक्स कोऑर्डिनेट इनपुट है, वाई कोऑर्डिनेट आउटपुट है, ये पहले से भी आप जानते हो, ये आपके लिए न्यू बात नहीं है, पूरा +1 में आप ये सब कर चुके हैं। तो इनपुट 4 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट 2 एंड -2 है, तो यहां लिखेंगे 4,-2 एंड 4,+2। फर्स्ट रिलेशन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर समझ में आ गया? यस सर। और ये क्लियर देख रहा है कि ये वन मेनी रिलेशन है, बोलो हाँ या ना? वन मेनी रिलेशन है, क्यों? क्योंकि एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा आउटपुट दिख रहे हैं। अब जरा इसी रिलेशन को इधर इंपोज करो। अभी सारा डिस्कशन इसी दोनों केसेस के बीच में कुछ और बातें निकल के आएंगी। अभी R2 रिलेशन की बात करो, जरा R2 पे आ जाओ साहब। R2 पे फटाफट बोलो। ये वही है, -1, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है रिलेशन। अगर x y से रिलेटेड है तो y की वैल्यू स्क्वायर ऑफ x होनी चाहिए, ये रिलेशन है। अब बताओ भाई, फर्स्ट सेट का एलिमेंट x है और सेकंड सेट का एलिमेंट y है, तो -1 किससे रिलेट होगा? x की वैल्यू यहाँ -1 डालो तो y क्या आता है? 1। तो -1 वन। विल
विल बी वन इज देयर, वन इज सेकंड सेट में वन है, तो माइनस वन वन से रिलेट हुआ, चलो ये लिख दिया मैंने। जीरो, जीरो। जीरो जीरो से रिलेट हो रहा है, वेरी करेक्ट। कैरी कैरी ऑन कर। वन, वन। वन भी वन से रिलेट हो रहा है, देखो ये। टू, नो रिलेशन, क्योंकि उसमें है नहीं हाँ वाई टू, में। टू का स्क्वायर फोर आता है एज पर दिस रूल, बट वो फोर यहाँ होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन एक ऐसी, रिलेशन सिर्फ एक रूल है। वो रूल एक्स सेट के एलिमेंट को वाई सेट के एलिमेंट के साथ कनेक्ट करता है। रिलेशन अपने अंदर से कोई एलिमेंट क्रिएट नहीं कर सकता, वो हमेशा दो सेट को मैप कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस रूल के थ्रू कोई एलिमेंट है जो वाई में ऐसा एलिमेंट है जो इस रूल को फॉलो कर रहा है, तभी ये कनेक्ट करेगा, अदरवाइज ऑर्डर पेयर फॉर्म नहीं होगा, इंस्पाइट दैट एनालिटिकल फार्मूला उसको क्रिएट कर रहा है। एनीवे इस बात को समझो। तो यहां से हमें क्या मिला कि माइनस वन से हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, सॉरी टू का करस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं मिलेगा, थ्री का मिलेगा नहीं, फोर का मिलेगा नहीं। टू का करस्पॉन्डिंग आउटपुट कब मिलता है? इनकेस जब, वाई सभी में भी, फोर होता। वाई में भी हमारे पास फोर होता, अगर y में फोर होता, अगर थ्री के करस्पॉन्डिंग आउटपुट तब मिलेगा जब यहाँ पर नाइन होता, फोर के नाइन होता, करस्पॉन्डिंग जब यहाँ सिक्सटीन होता। ठीक है, 16 होता। तो ये R2 रिलेशन जो है बेटा, R2 को एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? माइनस वन कॉमा वन वन, कॉमा वन। एंड जीरो कॉमा जीरो, एंड वन कॉमा वन। ये रिलेशन कैसा रिलेशन है? वन मेनी है या वन वन है या मेनी वन है? वन वन मतलब एक इनपुट से एक ही आउटपुट ऐसा इंजेक्ट हो रहा हो। मेनी वन मतलब मेनी इनपुट से सेम आउटपुट। वन मेनी मतलब वन इनपुट गिव्स मेनी आउटपुट। तो ये कैसा रिलेशन दिख रहा है आपको? मैंने मैनी वन। मैनी वन रिलेशन दिख रहा है, क्योंकि दो इनपुट है माइनस वन एंड वन, इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट क्या है? सेम है। सेम वन। तो ये मैनी वन रिलेशन। इसका मतलब है कि जो रिलेशन है, अब देखो रिलेशन में क्या क्या चीजें अलाउड है ये समझो। रिलेशन एक मशीन है, अगर मशीन के फॉर्म में सोचो, जो एक्स, अगर मैं बोलता हूं रिलेशन आर फ्रॉम एक्स टू वाई, आर एक रिलेशन है, एक्स सेट से वाई सेट पर ऑपरेट हो रहा है, तो आप उसको एक मशीन जैसा बिहेव कंसीडर कर सकते हो, सच दैट दैट मशीन मे बी ऑपरेशनल, मे नॉट बी ऑपरेशनल। जैसे वो मशीन के लिए कंपल्सन नहीं है कि एक्स सेट के हर इनपुट से आउटपुट क्रिएट करे, कुछ एक इनपुट का आउटपुट नहीं भी हो सकता, अलाउड है रिलेशन में। जैसे देखो माइनस वन का कोई आउटपुट नहीं है, टू के कॉरस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट नहीं है, थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट नहीं है। जैसे नॉर्मली मशीन होती है ना, जरूरी तो नहीं है मशीन है, जैसे आपके पास में सपोज करो कि जेरॉक्स मशीन है, तो जेरॉक्स मशीन है तो मशीन तो खराब भी हो सकती है ना। ऐसा थोड़ी है कि आपने प्रिंट आउट दिया, कमांड दिया तो प्रिंट निकलेगा, प्रिंट निकलेगा तो आप बोलते हो कि मशीन ऑपरेट कर रही है। अगर प्रिंट नहीं निकला तो आप बोलते हो कि मशीन खराब है या मशीन ऑपरेट नहीं कर रही है। आप ये कभी नहीं बोलते हो कि ये तो जेरॉक्स मशीन ही नहीं है। बोलो, जेरॉक्स मशीन में आपने कमांड दिया, पेपर डाल दिया, कमांड दिया प्रिंट का, और प्रिंट नहीं आया, तो क्या बोलते हो? इट इज नॉट ए जेरॉक्स मशीन। है, बोलते हो ऐसा क्या? अरे मैं क्वेश्चन नो पूछ रहा सर। हूं, नहीं नो बोलते सर। हो। तो इसका मतलब आप इस बात को कंसीडर कर रहे हो मशीन है, इवन इफ इट इज नॉट जनरेटिंग द आउटपुट। तो रिलेशन में आउटपुट आना जरूरी नहीं है, हो सकता है कि एक भी आउटपुट ना मिले तो वाइड रिलेशन हो जाएगा। दूसरा, रिलेशन में एक से अनेक आउटपुट भी आ सकते हैं और अनेक से एक आउटपुट, तो रिलेशन चार तरह के होंगे। क्या क्या? वन, वन भी हो सकता है। वन वन मतलब ऐसा, ऐसा 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 इंजेक्टेड होगा ऐसा। मेनी वन भी हो सकता है। मेनी वन मतलब, मेनी वन का मतलब ऐसा दिखेगा, ऐसे कुछ एक से सेम आउटपुट मिल रहा है ऐसा, ये मेनी वन हो गया। और रिलेशन वन मेनी भी हो सकता है। वन मेनी मतलब कि अगर ऐसा है, आपके सामने दिख रहा है वन मेनी का एक केस, आप देख ही रहे हो। जैसे मान लिया ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये वन मेनी का रिलेशन है। और रिलेशन मेनी मेनी भी हो सकता है। मेनी मेनी अगर मैं बोलता हूँ मतलब ऐसा हुआ कि सपोज करो यहाँ पर कुछ एलिमेंट है, ये डॉट्स एलिमेंट्स है बेसिकली, है ना। अब इसमें ऐसा भी हो रहा है कि ये इसका आउटपुट और इसका आउटपुट सेम है, तो ये मेनी वन नेचर आ गया इसमें।
और ऐसे ही यहां से इधर भी हो रहा है, मतलब ये वन मेनी भी है, ऐसा कुछ हो रहा है। ये क्या है? ये मेनी मेनी रिलेशन है। तो वन वन, मेनी वन, वन मेनी, मेनी मेनी। फंक्शन में मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, इसलिए अभी फंक्शन तक जाने के लिए आपको समझना है कि क्या कैसे फंक्शन की बात आई। तो ये वाला रिलेशन कैसा है? वन मेनी रिलेशन है। कुछ एलिमेंट का आउटपुट है, कुछ का आउटपुट नहीं है, कुछ एक से कई सारे आउटपुट है, इसलिए इसको वन मेनी बोल रहे हैं। जैसे वन का दो आउटपुट है और फोर का भी दो आउटपुट है। इधर वाला रिलेशन कैसा रिलेशन है? इसमें भी देखो, कुछ एक एलिमेंट है जिसका कोई आउटपुट नहीं। There are some element which have no output. I hope you agree. 2, 3, 4 has no output. तो रिलेशन में ऐसा हो सकता है कि किसी ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आया और किसी दूसरे ऑपरेशन में वो आउटपुट नहीं भी मिला, तो आउटपुट नहीं मिलना रिलेशन में अलाउड है। ठीक है। और ये दो एलिमेंट से सेम आउटपुट मिल रहा है, इसलिए मेनी टू वन भी बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये इतनी बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. चलो। और जब आपसे बोला जाए कि रिलेशन क्या है, किसी बच्चे को समझाना, तो आप क्या बोलोगे? रिलेशन इज अ मशीन। रिलेशन इज अ मशीन। जब बोला जाए कि रिलेशन आर एक्स सेट से वाई सेट पे ऑपरेट हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि रिलेशन एक मशीन है जो एक्स सेट से इनपुट ले रही और वाई सेट में आउटपुट दे रही। तो एक्स क्या है? एक्स जो है सेट ऑफ इनपुट है, और वाई क्या है? वाई सेट ऑफ आउटपुट है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। किसी मशीन को, अब आप बिल्कुल रिलेशन भूल जाओ, अब आप एक मशीन के बारे में सोचो। किसी मशीन को आप ऑपरेशनल कब बोलते हो? एक मशीन के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिस क्वालिटी के बेसिस पर आप ये बोलो कि ये मशीन ऑपरेशनल है? It should give जब वो some रिक्वायर्ड output of आउटपुट जब दे। वो कोई आउटपुट दे, required पहली और पहली कंडीशन आपने बोली, इट शुड, गिव एन आउटपुट। given इट शुड गिव एन आउटपुट कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी input टास्क इनपुट। that असाइंड। we give. बिल्कुल, हर एक इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलना चाहिए। जैसे कि अगर आप Yes, ma'am. वेइंग मशीन है और आप उस पे अगर आप खड़े होते हैं और आप एक कॉइन इंसर्ट करते हैं, तो आउटपुट आना चाहिए, आपका वेट आना चाहिए। अगर 10 बच्चे अपना वेट ले मेजर कर रहे हैं और हर एक का वेट आया और आप खड़े हुए और आपका वेट नहीं आया, तो आप ये नहीं बोलते हो कि मशीन ऑपरेशनल है, आप बोलते हो मशीन खराब है, नॉन ऑपरेशनल है। तो फॉर एवरी इनपुट देयर इज टू बी आउटपुट। तो अब अच्छा, दूसरी कोई कंडीशन? बस यही कंडीशन है? All buttons should Accuracy. be आउटपुट अकॉर्डिंग टू द रूल होना चाहिए। अरे वो तो रिलेशन में भी आउटपुट अकॉर्डिंग टू रूल होना एक चाहिए। इनपुट का एक ही आउटपुट हो, इनपुट भी लेना मल्टीपल चाहिए आउटपुट ना उसे। हो एक ही। अब Machine should be accurate. चलो ठीक है, मशीन शुड बी एक्यूरेट, वो तो बहुत डिफरेंट वर्ड है, बहुत बेसिक टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे समझो आप कि क्या ये वाला रिलेशन फंक्शन ऑपरेशनल है? ये वाला, ये ऑपरेशनल नहीं है। क्यों? ने वन क्योंकि इनपुट दिया और दो आउटपुट्स आ गए। हाँ, कई सारी बातें। एक तो -1 से आउटपुट ही नहीं मिला, 2 और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं मिला। फॉर एवरी इनपुट देयर हैज टू बी एन आउटपुट। तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। पहला वाला रिलेशन को हम बोल रहे हैं कि ये फंक्शन नहीं होगा। क्या रीजन है क्यों नहीं फंक्शन होगा? बिकॉज -1 और -1 has no output, 2 और and 3 2 के has no कॉरस्पॉन्डिंग output, आउटपुट and नहीं। 3 have no output. ठीक है। अच्छा, अगर मैं मान लो कि यहां से -1 हटा दूं, मैं एक डिसीजन लेने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू रिमूव -1 फ्रॉम हियर, आई एम गोइंग टू रिमूव 2 and 3 फ्रॉम हियर। वुड यू से नाउ दैट इट इज ऑपरेशनल? नो सर। No, sir. रीजन? So because वन से मल्टीपल same आउटपुट्स आ two रहे We're inputs getting giving multiple two outputs for a single output. input. यस। जैसे आप वेइंग मशीन पे जाओ, आपका वेट बताती हो, आप उस मशीन के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ, आप कॉइन भी इंसर्ट कर दो जो कि पासवर्ड है कि मशीन ऑपरेट हो जाए, और मशीन में से दो टिकट आ गया, एक पे लिखा हुआ है 30 kg, एक पे लिखा हुआ 90 kg। आप क्या बोलोगे? डू यू से दैट द मशीन इज ऑपरेशनल ऑल्दो देयर आर टू No, sir. आउटपुट? You will not say the machine is out operational only because there are many output corresponding to a given input। तो ये इंडस्ट्रियल डिमांड है, मशीन की डिमांड है, सो दैट आउटपुट को प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी एंड सर्टेनिटी को इंश्योर किया जा सके। इस वजह से फंक्शन जो डिफाइन की फंक्शनैलिटी का मतलब है
कि हर एक इनपुट से यूनिक आउटपुट आना चाहिए। तो ये दूसरी कंडीशन हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कि ये अभी भी ये फंक्शनल नहीं है। क्यों? रीजन हमने क्या दिया? रीजन दिया कि मल्टीपल, एक से दो आउटपुट नहीं चाहिए हमें। ठीक है, अच्छा इसकी बात करो, ये फंक्शनल है R2? R2 रिलेशन फंक्शन है सर या नो सर। ऑपरेशनल है? नो सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 और 3 और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं मिल रहे हैं। चलो बेटा, यहां से 2 3 4 को अपन हटा देते हैं। अब ये फंक्शनल है, अब ये यस सर। ऑपरेशनल है। यस यस, यस यस सर। सर। क्योंकि यस सर। हर एक इनपुट से दो आउटपुट मिल इनपुट रहे हैं। की आउटपुट मिल रहा है और इनपुट से सेम आउटपुट मिल सकते हैं। एक ही दो डिफरेंट इनपुट। हर एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल आउटपुट मिल रहा है। -1 से भी यस सर। सिंगल आउटपुट मिल रहा है, 1 से भी सिंगल आउटपुट मिल रहा है, 0 से सिंगल आउटपुट मिल रहा है। अब ये फंक्शनल हो गया। तो यस सर। शायद आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन, हम एक रिलेशन की फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं, एक मशीन के ऑपरेशनल होने की प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं। नाउ राइट डाउन फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हेडिंग देंगे फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये स्लाइड मैं चेंज कर रहा हूं। यस सर। तो इस डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। बेटा अपने आप को म्यूट करके रखो सो दैट देयर इज नो डिस्टरबेंस प्लीज। जब आपको बोलना हो तब अपने आप को अनम्यूट करो, अदरवाइज प्लीज कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट मोड। आपको जब अनम्यूट करना होगा आप कर सकते हैं। तो फंक्शन, जितना डिस्कशन हुआ उसके बेसिस पर फंक्शन की डेफिनेशन आप बोल सकते हैं। कोई एक बच्चा फंक्शन की डेफिनेशन खुद बोलेगा, मैं जिसका नाम बोल दूंगा वही बोलेगा, ठीक है? हरित, फंक्शन को डिफाइन करो बेटा, फंक्शन क्या है? मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं। फंक्शन वो रिलेशन होगा जो ऑपरेशनल होगा। अगर कोई मशीन ऑपरेशनल है तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। ऑपरेशनल मतलब फंक्शनल। तो किसी रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे? आप डिफाइन करो। या कोई जो बता सकता है वो अनम्यूट करके कोई एक बच्चा बोले। Sir, a function is basically a relationship between inputs where each input is related to exactly one output. वेरी राइट, वेरी राइट। तो आप यही बात को लिख लो, एग्जैक्टली जो डिस्कशन हो उसी को। अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट एक्स टू वाई इज अ रिलेशन थ्रू विच ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट एक्स is related with exactly one element of set y. A function is nothing but a relation through which every element of set x is related with exactly one element of set y. यस सर। अब यहां पर दो बातें हैं इंपॉर्टेंट है इसमें, देखो इस पूरे डेफिनेशन में दो बातों पर इंफेसाइज किया जा रहा है। वो दो बातें क्या क्या है उसका ध्यान हमेशा रखना है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट की बात हो रही है। एंड exactly one element of set y, exactly one element of set y मतलब for every input there has to be an output, this is the first condition. each element का मतलब क्या है? for every input there has to be an output. तो a relation will become a function if it satisfies two conditions for sure. One, that for every x belonging to first set capital X there is an element in second set y such that y is related with x. फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड सेट में एक एलिमेंट होना चाहिए जो उसके साथ रिलेट हो रहा हो। इसी को बोलते हैं ईच इनपुट हैज आउटपुट। एंड दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है दैट नो इनपुट हैज मोर देन वन आउटपुट।
So no two element in Y should have same input या प्री इमेज इन X। ये दो कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो हम मशीन को ऑपरेशनल या रिलेशन को फंक्शनल बोलते हैं। इसको बोलते हैं फंक्शनैलिटी का टेस्ट, टेस्ट ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ अ रिलेशन। डेफिनेशन समझ में आ गई? एक एग्जांपल लें। किसी बच्चे को इन दोनों पॉइंट्स पर अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक रिलेशन है जो कैपिटल एक्स सेट से कैपिटल वाई सेट पर डिफाइंड है। रिलेशन का रूल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, मीन्स x is related to y if y is 2 times x plus 3, where it is given that the x set has elements 0, 1, 2 and 3 and y set has element 1, 3, 5, 7, 9, 11। आपको बोला जा रहा है this relation is a function, you have to tell me is it true or false। दिस इज फॉल्स, क्योंकि जीरो के करस्पॉन्डिंग आंसर टू आना चाहिए, बट यहाँ पे वन दिया हो, सॉरी थ्री आना चाहिए, बट यहाँ पे वन दिया वाई में। कहाँ दिया हुआ वन बेटा? जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग वन दिया हुआ, ये तुमने कैसे देख लिया? यस प्लीज। सर, नहीं सर, इट इज नहीं अ दिया, नहीं दिया उस केस में क्या। Yes, sir, it is a function. आराम से बेटा, आराम से, जल्दबाजी नहीं है, टेक योर टाइम। मैंने बोला मिस रीडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन, मिस कॉन्सेप्शन, मिस कैलकुलेशन, ये चारों एरर नहीं करनी है आपको। एफ इज ए रिलेशन गिवन फ्रॉम एक्स टू वाई। यहाँ पर एलिमेंट है 0, 1, 2 एंड 3। जीरो का आउटपुट क्या आएगा? एफ जीरो। जीरो से जो रिलेट हो रहा है वो एफ जीरो है। एफ जीरो क्या होगा बेटा? 3 होगा ना। T. तो 0 3 से रिलेट हो रहा है। यहाँ पर एलिमेंट क्या दिया है? 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 भी दिया हुआ है, 9 भी दिया हुआ है और 11 भी दिया हुआ है। तो जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को 3 मिल रहा है ना। जीरो का आउटपुट 3 मिल रहा है। 1 का आउटपुट क्या मिल रहा है? F1 5 मिल रहा है। यस सर। 1 से 5 कनेक्ट हो रहा है। 2 से 2 2 सा 4 प्लस 3 7 मिल रहा है। 2 से 7 भी मिल रहा है, ये लो। 3 2 जा 6 प्लस 3 9, 3 से 9 मिल रहा है। कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका आउटपुट नहीं मिल रहा है? नो एलिमेंट इन एक्स इज देयर विच हैज नो आउटपुट। फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. अब ये जो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इनको अपन क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये दे आर कॉल्ड, इनका कुछ नेम है, इनको आप जानते रहो। दे आर कॉल्ड प्री इमेजेस, और इसी को इनपुट भी बोलते हैं, इनपुट, और इसी को आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। ये कोई भी नेम आपके सामने आ जाएगा, प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस। प्री इमेज या इनपुट या आर्ग्यूमेंट एक ही बात है, वन एंड द सेम, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। अब जीरो जिसके साथ कनेक्ट हो रहा है, जिसके साथ रिलेट हो रहा है वाई सेट का एलिमेंट, इनको 3 या 5 या 7, इन सबको क्या बोलते हैं? ये इंक्लूडिंग इवन 9 ऑल्सो, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इमेजेस, इमेजेस और आउटपुट्स, आउटपुट, या इसी को वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं, वैल्यू ऑफ रिलेशन। इसीलिए इमेजेस को फाइंड करने या आउटपुट फाइंड करने को इवैल्यूएशन बोलते हैं। बोलते नहीं आप, इवैल्यूएट द फंक्शन। फंक्शन को इवैल्यूएट करो मतलब फंक्शन का वैल्यू फाइंड करो। तो आउटपुट, इमेजेस एंड वैल्यूज, ये सब क्या है? सेम है। इमेज बोलो, आउटपुट बोलो, वैल्यू बोलो, सेम है। प्री इमेज बोलो, प्री इमेज कहो, या इनपुट बोलो या आर्ग्यूमेंट बोलो, ये तीनों सेम है। और ये फंक्शन है क्योंकि फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट एंड एवरी इनपुट हैज सिंगल आउटपुट। एक से ज्यादा आउटपुट होगा, वन मेनी रिलेशन विल नॉट बी फंक्शन। इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। एग्रीड? क्लियर है? Yes, sir. यस सर।
अब इसमें 3 टर्म मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, और क्या पढ़ते हैं इसको, y इज एफ इमेज ऑफ एक्स। 11th में आपने बहुत सारे फंक्शन पढ़े हैं, साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, स्क्वायर ऑफ एक्स, तमाम फंक्शन आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो इट इज अ फंक्शन, पहली बात। दूसरा, पहला सेट एक्स सेट को क्या बोलते हैं, सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन। और सेट वाई को क्या बोलते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो, कोडोमेन। सेट वाई को बोलते हैं को डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन। को मीन्स समथिंग विच इज कोऑपरेटिंग टू एस्टेब्लिश द रिलेशन, तो को डोमेन ऑफ फंक्शन। रिलेशन में भी यही टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि फंक्शन इज अ रिलेशन, जो कुछ फंक्शन के लिए बोल रहे हो रिलेशन के लिए वैलिड है। एंड रेंज क्या होता है, रेंज, रेंज क्या है, वो रेंज है सेट का ऑफ सारे आउटपुट्स आउटपुट्स। है सिर्फ। सेट ऑफ ऑल इमेजेस या आउटपुट्स, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। मतलब यहां पर रेंज की बात करेंगे तो रेंज में डोमेन तो क्लियर है, डोमेन में क्या क्या एलिमेंट आएंगे बताइए। तो डोमेन में सारे एलिमेंट आएंगे, क्योंकि हर एलिमेंट का आउटपुट है यहाँ पर, तो 0 1 हाँ 2 एंड 3, ये सेट आपका डोमेन है, DFB बोलेंगे इसको। और रेंज जो है, रेंज में हमें वही एलिमेंट लेने हैं जो आउटपुट के फॉर्म में फॉर्म हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो रेंज कंटेन्स ओनली द एलिमेंट 3 5 7 and 9, that is why we say that range is always a subset of codomain, range is always a subset of codomain। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस सर। यस सर। सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो फंक्शनैलिटी, फंक्शन का मतलब है फंक्शनैलिटी ऑफ अ मशीन, बस। रिलेशन इज अ मशीन एंड फंक्शन का मतलब है व्हेन द मशीन इज परफेक्टली ऑपरेटिंग, it is perfectly operating for each in when there is a output for each input and no input has more than one output, these are the two conditions, that's it। अब देखो, किसी भी रिलेशन की फंक्शनैलिटी 3 बातों पे डिपेंड करती है। मैंने क्या बोला, फंक्शनैलिटी ऑफ अ रिलेशन डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स, फंक्शनैलिटी ऑफ रिलेशन डिपेंड्स ऑन 3 पॉइंट्स, 3 फैक्टर्स। ये 3 फैक्टर क्या है समझ लोगे ना, तो आपको फंक्शनैलिटी अपने आप समझ में आ जाएगी। पहला, डोमेन सेट, सेट एक्स। मैं सेट एक्स चेंज करूंगा तो फंक्शनैलिटी चेंज हो जाएगी। दूसरा, रूल ऑफ रिलेशन, फार्मूला, एनालिटिकल फार्मूला क्या है। और तीसरा, तीसरा सेट वाई। तो किसी भी रिलेशन की मतलब, अगर मैं डोमेन एक्स सेट को चेंज करूंगा तो एक रिलेशन जो कि फंक्शन है वो नॉन फंक्शन हो सकता है। अगर मैं वाई सेट को ऑल्टर कर दूं तो एक फंक्शनल रिलेशन नॉन फंक्शनल, डीफंक्ट हो सकता है, नॉन ऑपरेशनल हो सकता है। और तीसरा, अगर मैं रूल को चेंज कर दूं तो भी हो सकता है कि फॉर अ गिवन सेट एक्स एंड वाई, रूल बदलने से वो रिलेशन नॉन फंक्शनल हो सकता है। इस बात को आप इत्तेफाक रखते हो, इस बात से एग्री करते हो कि नहीं। यस सर। Yes, sir. जैसे कि इसमें अगर इसी सेट में मैं एक्स सेट में क्या अल्टर करूं कि ये फंक्शनैलिटी इसकी खत्म हो जाए। अगर मैं यहां 4 रखता हूं तो फंक्शनैलिटी रहेगी ना, यस सर 5। यस। रहेगी। 4 से हमें 11 आउटपुट मिल जाएगा। बट अगर डिवाइड। हाँ, अगर 4 के अलावा कुछ भी आउटपुट मैंने रख दिया, अगर मैं 4 के अलावा यहाँ पर 5 रख दूं, 6 रख दूं, 7 रख दूं, एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा इधर वाला बड़ा ऐड किया, तो अब फंक्शनैलिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि 5 हैज नो आउटपुट अंडर दिस रूल, बिकॉज corresponding to 5 the output will be 13, 13 is not an element in codomain। तो सेट एक्स को चेंज करने से एक फंक्शनल रिलेशन नॉन फंक्शनल हो सकता है, मतलब एक रिलेशन जो कि पहले फंक्शन था अब वो फंक्शन नहीं रहेगा। ये समझ में आ गया।
इसी तरह से अगर मैं सेट वाई चेंज करूं तो भी तो ऐसा हो सकता है कि वो नॉन फंक्शनल हो जाए। वो तो आप समझ ही रहे होंगे। यस। जैसे ओरिजिनल केस में ही अगर वाई सेट में से 9 हटा दिया जाता, ये 9 हटा दो, अब क्या हो गया? नॉन। नॉन फंक्शनल हो गया, क्योंकि 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं मिला मेरे को। तीसरा, अगर मैं रूल चेंज कर दूं तो भी तो फंक्शनैलिटी इन्फ्लुएंस हो सकती है। 2x+3 था रूल, अगर 2x+3 की जगह 2 टाइम्स x² + 3 कर दूं, अब x = नॉन 2, फंक्शनल। x = 2 के लिए तो आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन x = 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए आउटपुट नहीं मिलेगा। तो फंक्शनैलिटी ऑफ रिलेशन डिपेंड्स ऑन कोडोमेन, डिपेंड्स ऑन डोमेन, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी फंक्शनैलिटी ऑफ रूल। रिलेशन रिलेशन पर भी डिपेंड करती है। ये 3 बातों पे रिलेशन की फंक्शनैलिटी डिपेंड करती है। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। थैंक यू। ठीक है। तो ये पूरा डिस्कशन यहाँ तक अभी जो चल रहा था, इसमें जैसे अगर मैं एक छोटा सा चेंज करता यहीं पर देखो, अगर मैं बोलता कि above relation is function when set y is a prime number y less than equal to 15, अगर ये set y को मैं ऐसे लिख दूं कि कोडोमेन इज अ सेट ऑफ प्राइम्स लेस देन इक्वल टू 15, तब क्या ये फंक्शनल होगा? नो सर। तब ये फंक्शनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोडोमेन सेट के अंदर में से 9 हट जाएगा ना। 9। 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, हाँ जी। 2 भी रहेगा, और 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, ऐसा। तो इसमें से बिकॉज 9 नहीं है तो F3 हैज नो आउटपुट, F3 विल नॉट बी डिफाइंड। यस। तो आई होप आपको रिलेशन और रिलेशन की फंक्शनैलिटी, फंक्शन होने की कंडीशन समझ में आ गई, और डोमेन क्या है समझ में आ गया, कोडोमेन समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गई। समझ में आने का मतलब है कि बेसिक तौर पे समझ में आ गया। अब कैसे निकालते हैं वो तो आगे सब सीखना है हमें। सर एक वो लास्ट स्लाइड पे देखना था। देख लो फटाफट देख लो। सर डन। ग्रेट। तो जस्ट समरी में दे रहा हूँ, वाई को क्या बोलते हैं? इमेज। एक्स को क्या बोलते हैं? प्री इमेज या इनपुट। इट इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसको एब्रीविएट करते हैं, वाई इज एफ ऑफ एक्स या एफ एक्स बोलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोल रहा हूँ कि एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, ये नोटेशन भी यूज होगा। एक्स सेट एरो वाई ऊपर में लिखा हुआ, एरो के ऊपर में एफ लिखा हुआ, इसका मतलब एक्स इज मैप्ड टू वाई वाया एफ, इसीलिए फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं। सिमिलरली इसको रीड कैसे करते हैं? एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, ये वाला एफ मैप्स एक्स टू वाई, ये है एफ मैप्स सेट एक्स टू सेट वाई। तो जो नोटेशंस है वो अच्छे तरह से आपके सामने मैं रख रहा हूं। एक्स, अगर एक स्मॉल एक्स एलिमेंट है कैपिटल एक्स सेट में है, और वो रिलेटेड है वाई बिलोंगिंग टू वाई से, तो हम बोलते हैं वाई इज एफ इमेज ऑफ एक्स। बता दिया मैंने आपको पहले से। इसी को एफ इमेज ऑफ एक्स में इमेज को एब्रीविएट करके एफ ऑफ एक्स बोलते हैं या एफ एक्स बोलते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गया। इसी को इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ भी बोलते हैं, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स भी बोलते हैं। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं 2 बातें और इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं जिसके बेसिस पर उसका फंक्शन का नॉमेनक्लेचर होता है। एक को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, इसको ध्यान से कहीं लिख लो, इम्प्लिसिट फंक्शन। और दूसरे को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या है? अगर सेट y, अगर y को, वेरिएबल y को x के टर्म्स में क्लियरली एक्सप्रेस किया जाए, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे बोला जाए, y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस्ड एविडेंटली, क्लियरली, y एक्सप्रेस्ड क्लियरली इन टर्म्स ऑफ x। थोड़ा सा बिगिनिंग का लेक्चर इसमें थ्योरेटिकल होगा, इसलिए पेशेंस रखेंगे आप। क्लियरली इन टर्म्स ऑफ एक्स, उसके बाद क्लियर पूरा मैथमेटिकल हो जाएगा ये।
इन टर्म्स ऑफ एक्स। जैसे एग्जांपल मैं लूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, वाई एक्स के फॉर्म में क्लियरली एक्सप्रेस्ड है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, वाई एक्स के टर्म्स में क्लियरली एक्सप्रेस्ड है। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियरली एक्सप्रेस्ड है। y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, क्लियरली एक्सप्रेस्ड है। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ये सारे केसेस को एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एविडेंट, ऑब्वियस, क्लियर। इम्प्लिसिट का मतलब होता है हिडन, जहां पर आपको रिलेशन क्लियरली नहीं दिखेगा, हिडन होगा। इम्प्लिसिट मतलब हिडन। जैसे अगर मैं ऐसा लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसको मैथमेटिकल टर्म्स में, जहां जैसे यहां लिखा y इज एफ ऑफ एक्स, तो इसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो, ऐसा एक्सप्रेस करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स और वाई में एक रिलेशन है इक्वेटेड टू जीरो, तो वहां से भी वाई एक्स के टर्म्स में आएगा, लेकिन वो क्लियरली नहीं है, वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का टर्म भी क्लियर होना चाहिए। हालांकि ये इम्प्लिसिट है, इसको एक्सप्लिसिट बनाया जा सकता है, बना सकते हो, कई केस में बना सकते हैं, कई केस में उतने आसानी से नहीं बना सकते, यहां बना सकते हैं। कैसे, फैक्टर कर लो या y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर लो, क्वाड्रेटिक मान करके, y में क्वाड्रेटिक है वहां से भी हो जाएगा, या फैक्टर ही कर लो। फैक्टर हो रहा है क्या ये, अगर इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर लिखो, और फिर इसको फैक्टर करो तो x कॉमन लिया तो x माइनस टू वाई, एंड माइनस यहां से y कॉमन ले लो तो x माइनस टू वाई। फाइनली इट गेट्स फैक्टर्ड into x minus 2y into x minus y equal to जीरो। और अल्टीमेटली ये इम्प्लिसिट फॉर्म y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू एक्स बाई टू करके दो फंक्शंस में ब्रेक हो गया। तो ये क्या है, एक्सप्लिसिट हो गया। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट इम्प्लिसिट क्या है, एक्सप्लिसिट क्या है, वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर है सबको, पर हम एक्सप्लिसिट इसके और, अंदर हाँ इसको वो, फंक्शन बोल लेंगे, क्योंकि y इक्वल टू एक्स नहीं, और y इक्वल टू एक्स बाय टू दो और हैं। है, और है बेटा तो बोलेंगे, अगर एंड है तो नहीं बोलेंगे। नहीं, और में भी एक ही x की वैल्यू के लिए दो हाँ, वैल्यू। हाँ नहीं, और में जैसे मान लिया अगर ये, इसको अलग से फंक्शन बोलेंगे, इसको अलग से फंक्शन बोलेंगे, ये टुगेदर एक कंप्लीट ये रिलेशन फंक्शनल नहीं होगा, यस सर। क्योंकि किसी गिवन एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग अपने को दो आउटपुट की चॉइसेस मिल रही है ना। जैसे एक्स वन है, तो वन जो है वो वन से भी रिलेट होगा और हाफ से भी रिलेट होगा, तो इस वजह से ये रिलेशन जो है वो फंक्शनल नहीं होगा। बट फिर भी हम ना एक्चुअली ब्रॉड सेंस में इसको भी, जब इम्प्लिसिट रिलेशन में इम्प्लिसिट फंक्शन बोल देते हैं, क्योंकि आगे चल करके जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो फंक्शनैलिटी के लिए वन मेनी भी अलाउ है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में एक इनपुट से अनेक आउटपुट भी आ सकते हैं। बट अभी अप टू योर जेई डोमेन, रियल वैल्यूड फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो रियल वैल्यूड फंक्शन में ये कंडीशंस हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कि फॉर एवरी इनपुट देयर हैज टू बी एग्जैक्टली वन आउटपुट। ओके सर। तो नोटेशन भी समझ में आ गया बेटा, यस सर। फंक्शन क्या है, डेफिनेशन समझ में आ गई, फंक्शन का नोटेशन समझ में आ गया कि कितने डिफरेंट नोटेशंस यूज होते हैं। नाउ मूविंग अहेड, आप लिखेंगे, ये सारा डिस्कशन हो गया, प्री इमेज और इमेज आर्ग्यूमेंट ये सब पहले मैंने बता दिया। तो इसके बाद आप आगे जाइए, इसको छोड़िए। एंड डोमेन एंड रेंज मैंने समझा दिया, जस्ट एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। एक्स सेट है, वाई सेट है, और ये फंक्शन है, आपको इनका डोमेन और रेंज लिखना है। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, फटाफट लिखिए क्विक। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज।
अगर आपने अभी पहले थोड़ा बहुत जिन जिन लोगों ने किया होगा पहले फंक्शन, उनको बहुत एलिमेंट्री लग रहा होगा, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। एक लेक्चर, दो लेक्चर में आपको थोड़ा ऐसा रियलाइज होगा, उसके बाद में चीजें बहुत चैलेंजिंग होती जाएंगी। तो जितना पेशेंस आप शुरू में रखेंगे बेसिक बातों पर, उतना सक्सेसफुली और सही कंसेप्चुअल आंसर आप क्रिएट करेंगे। अब जैसे दिया मैंने, एक्स सेट दे दिया मतलब डोमेन सेट दे दिया गया, वाई सेट दे दिया मतलब कोडोमेन दे दिया, और आपको फंक्शन का रूल भी बता दिया गया, तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं व्हाट इज डोमेन सेट। पहले इवेल्युएशन करो फंक्शन का, F1 क्या आया बताओ, F2 क्या आया बताओ, F3 क्या आया बताओ, और F4 क्या आया बताओ, फटाफट बक जाओ, बोलो। 3 5 वेरी राइट, F1 से आया तुम्हारा, F1 से आया 3, क्योंकि ऑड ऑड आएगा, देखो इंटीजर इनपुट दे रहे हैं तो ऑड इंटीजर्स आएंगे। F1 इज 3, F2 इज 5, F3 इज 7, F4 इज 9। इसका मतलब एज एन ऑर्डर्ड पेयर ये हमारा फंक्शन जो होगा, फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाएगा, 1, 3, 2, 5 एंड 3, 7 और 4, 9। दूसरा आउटपुट यहां से हमारा कोडोमेन सेट क्या हुआ, कोडोमेन सेट को एक्सप्लिसिटली लिखो, देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें आपसे बोला जा रहा है कि गेट मी द डोमेन। डोमेन इस फंक्शन का क्या है, तो डोमेन का मतलब है जो एलिमेंट का आउटपुट आ रहा है, तो वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो एज एन इनपुट एक्सेप्टेबल है, 1, 2, 3 एंड 4। कोडोमेन तो पूरा का पूरा सेकंड सेट ही हो जाता है, तो उसमें आपका कोई चॉइस नहीं है, कोडोमेन हमेशा गिवन होता है। अगर कोडोमेन नहीं गिवन है तो हम रियल सेट को कोडोमेन मान लेते हैं, ये अभी ये नोट करके लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पर कोडोमेन मेरा गिवन था यही, 1 से लेके 10 तक सारी नेचुरल नंबर का सेट। मैंने क्या बोला, कोडोमेन इज गिवन इन द प्रॉब्लम सिचुएशन में, कोडोमेन डिफाइंड होता है, इट इज डिफाइंड, इट इज गिवन। इफ नॉट गिवन तब क्या करते हैं, इफ नॉट रियल सेट को गिवन, हाँ, इफ नॉट गिवन कंसिडर एज सेट ऑफ रियल नंबर, ऑलवेज कंसिडर एज सेट ऑफ रियल नंबर। क्यों, ऐसा कोई रूल नहीं है, यहां पर स्पेसिफिकली ऐसा क्यों किया जा रहा है, बिकॉज वी आर स्टडिंग रियल वैल्यूड फंक्शन, तो हमारा स्कोप ऑफ डिस्कशन जो है वो सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शन का, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज रियल वैल्यूड फंक्शन इज अवर स्कोप ऑफ डिस्कशन। रियल वैल्यूड, वैल्यूज रियल चाहिए मुझे, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो कोडोमेन की बात हो गई, डोमेन की बात हो गई, रेंज इसकी क्या है, रेंज भी बता दो, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। 3 5 7 1। तो रेंज हमारा आ गया 3, वाई कोऑर्डिनेट का जो सेट आ रहा है ऑर्डर पेयर में, 3, 5, 7, 9। आई होप द टर्म्स आर वेरी क्लियर टू यू। यस सर। यस। ग्रेट, गुड 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 गुड। तो फाइनली हमने जो जो बातें सीखी वो डिस्कस कर दिया। डोमेन क्या है, सेट ऑफ, अब ये डोमेन की डेफिनेशन हो गई, इसको डोमेन, डोमेन ऑफ डेफिनेशन भी बोलते हैं। सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स या सेट ऑफ इनपुट एक्स फॉर विच द आउटपुट एफ एक्स इज डिफाइंड। आउटपुट डिफाइंड है, इस पर अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटपुट डिफाइंड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेन क्या है, डोमेन इज द सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इनपुट एक्स फॉर विच द आउटपुट वाई विच इज एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एंड आउटपुट लाइज इन द कोडोमेन। कोडोमेन सेकेंड सेट को पूरा का पूरा कोडोमेन बोलते हैं, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। रेंज, रेंज में भी सेट ऑफ ऑल इमेजेस को रेंज बोलते हैं, तो रेंज में भी कोई डाउट नहीं है। तो डाउट सिर्फ होगा, डोमेन को समझने की कोशिश करेंगे, डोमेन पर थोड़ा सा आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, पहले से भी है मुझे पता है, बट फिर भी इसमें क्या टर्म है जो आपको ट्रबल करेगा,
ये टर्म ट्रेवल करेगा। एफ एक्स इज डिफाइंड। व्हेन डू वी से दैट एफ एक्स इज डिफाइंड? किसी भी सिचुएशन में एफ एक्स एक आउटपुट है, वैल्यू है, वो वैल्यू डिफाइंड है मैथमेटिकली। इसका क्या मतलब? मेरा क्वेश्चन है। जीरो फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। डिफाइंड होने के लिए आपने बोला, एक कुछ बोला 0/0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा रियल होना चाहिए, पहली तो कंडीशन ये। फाइनाइट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये। एंड डिटर्मिनेट होना चाहिए, तीसरी कंडीशन ये। तो किसी भी क्वांटिटी को हम डिफाइंड कब बोलेंगे? मैंने बोला तीन कैरेक्टरिस्टिक याद रखो। वो क्वांटिटी रियल होनी चाहिए, क्योंकि हम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करें। यही बात जब कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हायर हायर स्टडीज में करोगे तो वहां पर नॉन रियल क्वांटिटीज को भी हम डिफाइंड बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड में। अभी क्या? रियल होना चाहिए। दूसरा, फाइनाइट होना चाहिए, मतलब कोई वो क्वांटिटी इंफिनिट ना हो रही हो। तीसरा, डिटर्मिनेट होना चाहिए। ये डिटर्मिनेट वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लो मैं ऐसा बोलता हूं, फंक्शन हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू √4 - x। ध्यान से सुनना। और अगर मैं x की वैल्यू को देता हूं 1, तो आप बोलोगे फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि आउटपुट आएगा √3। अगर मैं x की वैल्यू को 2 देता हूं तो आउटपुट आएगा √2, डिफाइंड है। अगर x की वैल्यू को 3 देता हूं, आउटपुट 1 आएगा, डिफाइंड है। x की वैल्यू को 4 देता हूं, आउटपुट 0 आएगा, डिफाइंड है। बट अगर मैं x की वैल्यू को 4 से बड़ा कुछ भी देता हूं, अगर x की वैल्यू को अपन 5 देते हैं, 5, तब आप क्या बोलोगे? नॉन इमेजिनरी आउटपुट है। हाँ, तो √(-1) हो जाएगा, विच इज नॉन रियल। रियल वैल्यूज को डिफाइन नहीं करना। ये रियल नहीं, क्योंकि रियल नंबर वो नंबर होती है जिसका स्क्वायर करके पॉजिटिव आ जाए, जिसका स्क्वायर करके नेगेटिव आ रहा है, तो ये रियल नहीं है, नॉन रियल है। तो ये आउटपुट डिफाइंड नहीं थी, यहाँ पर अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो गया ये वाला केस। तो 1 पर डिफाइंड है, 2 पर डिफाइंड है, 3 पर डिफाइंड है, 4 पर डिफाइंड है, बट 5 पर डिफाइंड नहीं है। ये तो डिफाइंड होने का एक कॉन्टेक्स्ट मैंने डिस्कस किया, रियल होना चाहिए आउटपुट। अब एक और सिचुएशन देखो। अगर मैंने दिया एक फंक्शन हमारा है, और फंक्शन है हमारा 1/(x²-1) और मैंने बोला एट x इक्वल टू 2, तो आउटपुट क्या आएगा? x इक्वल टू 2 पर आउटपुट क्या आएगा? 2 पर, 1/3। अरे 1/3, ये भी डिफाइंड है भाई। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर 0 हो गया, न्यूमरेटर नॉन जीरो है, तो ये चीज अनडिफाइंड है, इन्फिनाइट हो गया ना, फाइनाइट नहीं रह गया। x इक्वल टू -1 पर भी क्या है? नॉट डिफाइंड है। नॉट तो डिफाइंड। यहां पर नॉट डिफाइंड होने का जो कंडीशन है, वजह क्या है? आउटपुट फाइनाइट नहीं रहा। तो अगर आउटपुट इनफाइनाइट हो गया, फाइनाइट नॉन फाइनाइट हो गया, तो भी अनडिफाइंड बोलेंगे। आउटपुट नॉन रियल हो गया तो भी अनडिफाइंड बोलेंगे। और अगर एक फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू x-1/(x²-1) और मैं x की वैल्यू को -1 पुट करो तो आउटपुट क्या आएगा? So your voice is breaking in between. 1 सेकेंड बेटा। हम्म अभी अभी क्लियर है? बोलो, अभी ठीक है कि नहीं? Yes, यस sir, सर। audible. चलो ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था, x इक्वल टू -1 पर आउटपुट क्या है? नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट होने की वजह से आउटपुट नॉट डिफाइंड आ गया ना, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, या इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट नहीं रहेगा। अच्छा, x इक्वल टू 1 पर क्या आएगा?
इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट। हाँ, अब ये 0/0 फॉर्म हो गया। 0/0 फॉर्म को इनडिटर्मिनेट बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट। तो इनडिटर्मिनेट हो गया, अगर डिटर्मिनेट नहीं रहा तो भी हम बोलेंगे कि डिफाइंड नहीं है। तो आई थिंक डोमेन अगर आप फिगर आउट कर रहे हैं तो किन किन सिचुएशंस पर आपको केयर करना है ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है आपको, आ रही बात? यस सर। तो इसको Yes, sir. तो इस बात को आप नोट करके आप लिख लेंगे फटाफट। ये जो आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फटाफट जल्दी से इसको मेंशन कर लेंगे। टू फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन वी हैव टू टेक केयर व्हेन डज अ फंक्शन बिकम्स अनडिफाइंड। हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। तो डिफाइंड होना चाहिए उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि कब कब वो अनडिफाइंड हो जाएगा। और अनडिफाइंड के लिए तीन बातें मैंने बताई। व्हेन इट्स वैल्यू बिकम्स इंफिनिटी आर अप्रोचेस टू इंफिनिटी। दूसरा, जैसे y इज इक्वल टू 1/x² - 1 एट x इक्वल टू +-1 ये इन्फिनाइट हो रहा है। दूसरा, व्हेन इट टेक्स इमेजिनरी वैल्यू, जैसे कि एक एग्जांपल अभी दिया उस तरह से y इज इक्वल टू mod x रूट ऑफ x-1 व्हेन x बिकम ग्रेटर देन व्हेन x बिकम लेस देन 1। तीसरा, व्हेन इट टेक्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म 6 तरह के होंगे। 0/0, ∞/∞, 1 raised to the power infinity, infinity to the power 0, 0 raised to the power 0, infinity minus infinity। तो ये सारे फॉर्म जब होंगे किसी इनपुट पर, इनमें से कोई भी फॉर्म होगा तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा डिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। जब हम डोमेन की बात करेंगे तो इतनी बात आप फटाफट देखते रहेंगे। हर एक केस का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे y इज इक्वल टू x+1/x² - 1 एट x इक्वल टू -1, ये 0/0 फॉर्म है। तो -1 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है इनडिटर्मिनेट होने की वजह से। हालांकि 1 पर भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन 1 पर डिफाइंड होने की कंडीशन क्या है? इनफाइनाइट वैल्यू होने की वजह से। वैल्यू फाइनाइट नहीं रहेगी। ऐसे अगर मैं ऐसा देता y इज इक्वल टू 1/x² - 1 -1/x² - 3x+2। अब अगर मैं x को 1 लेता हूं तो ये भी इन्फिनिट को जा रहा है, ये भी इन्फिनिट को जा रहा है। इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट हो गया। ये भी इंडिटर्मिनेट है। ऐसे अगर मैं sin x की पावर tan x बोलता हूं और बोलता हूं x की वैल्यू π/2 है, तो π/2 पर sin x क्या होगा? 1 होगा। tan x अनडिफाइंड होगा क्योंकि tan x इन्फिनिटी को जा रहा है। तो इंस्पाइट कि sin x की वैल्यू 1 है, ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि tan x फाइनाइट नहीं रहा। तो 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है, तो ये अनडिफाइंड बोला जाएगा। पता है अनडिफाइंड होने की वजह क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ऐसे tan x की पावर cot x की बात कर रहे हैं। अगर x π/2 है तो ये किधर गया? इन्फिनिटी को, और ये हो गया 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0। इनडिटर्मिनेट। हाँ, जब लिमिट करेंगे तो आपको इसका रियल वजह समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा वहां पर। ठीक है, अभी सिर्फ ये फॉर्म्स को दिमाग में रखना है एग्जाम्पल के तौर पर कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। sin x टू द पावर tan x है, x 0 है तो 0 टू द पावर 0 फॉर्म है, ये भी अनडिफाइंड। So these are the cases when the function is undefined. I hope it's simple. यस सर। तो अब मैं बहुत छोटे छोटे फंक्शन के दूंगा, उनका डोमेन आपको तुरंत लिखना है, इंस्टेंट लिखना है। ठीक है, हाँ जी, क्विकली 30 सेकेंड फॉर ईच पार्ट। हर पार्ट के लिए डोमेन लिखने के लिए 30 सेकेंड सिर्फ मिलेंगे आपको। ए पार्ट, इस फंक्शन का डोमेन क्या है आपको लिखना है। अपनी कॉपी पे लिखते जाओ, बाद में मैं लिखूंगा, आपको समझ में आएगा कि ठीक है कहां पर आपने सही किया, कहां पर छोटी मोटी गलतियां हुई। होनी नहीं चाहिए वैसे। इसका डोमेन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 1 एंड 2। तो आपको देखना है कि कब ये अनडिफाइंड नहीं, कब ये अनडिफाइंड होगा। तो जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तभी अनडिफाइंड होगा, अदरवाइज तो x की कोई रियल वैल्यू डालोगे तो रियल आउटपुट ही आएगा। तो 3 नंबर्स पे अनडिफाइंड है, तो रियल सेट में से वो 3 नंबर हटा दो। कौन कौन सी? 0, 1 एंड 2। वेरी करेक्ट। ऐसे ही सभी पार्ट का आंसर लिखो।
बी पार्ट का आंसर All real number except 0 and minus 1. ऑल रियल एक्सेप्ट 0 and minus 1. इसको जीरो करो तो क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो आ गया एक्स की वैल्यू -1 और जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्स इंटू एक्स प्लस वन को जीरो किया, जो कि नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो और -1 नहीं होनी चाहिए। सी पार्ट, All real numbers. सी पार्ट में डिनोमिनेटर आप जानते हो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जीरो नहीं, तो ऑल रियल नंबर। वाई, तो रीजन आप क्या देंगे, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन Always greater than इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 3/4. 3/4 है, तो ये कभी जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, एक्स की कुछ भी वैल्यू दोगे तो आउटपुट हमेशा कुछ रियल फाइनाइट ही आएगा। तो ये भी क्लियर हो गया, ऑल रियल नंबर। डी पार्ट, 3, 2. Greater than 3. न्यूमरेटर जीरो हो नहीं रहा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और रियल होना चाहिए, तो रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आप बोलोगे x-3 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, जीरो भी नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो 3 से लेके इन्फिनिटी। ये आ गया, a इज डन, b इज डन, c इज डन, d इज डन, e X greater than. e f है बेटा, ये f है, e f g h i। ई पार्ट का आंसर क्या है, Greater than 2. इसके लिए एक्स की वैल्यू हो ग्रेटर सकता देन है। इक्वल टू 2 होनी चाहिए, एंड इसमें दो टर्म है देखो, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो दोनों को रियल होना पड़ेगा, तो इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर आएगा क्या, X greater than 2. x ग्रेटर देन 2, 2 टू इन्फिनिटी, 2 क्लोज्ड से लेके इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि एक आया 2 टू इन्फिनिटी और दूसरा आया -2 टू इन्फिनिटी, और इन दोनों का अपने लिए क्या लेना, एंड मतलब इंटरसेक्शन लेना। तो ऑब्वियसली नंबर लाइन पर आप देखोगे तो यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 2 है, और इंटरसेक्शन जब लेते हैं तो -2 से लेके इन्फिनिटी वाला जो सेट है और 2 से लेके इन्फिनिटी वाला सेट है, दोनों का कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, 2 टू इन्फिनिटी आएगा। दैट्स करेक्ट। अगला पार्ट, 4 to infinity. करेक्ट। अगला पार्ट, 4 to 7. इसमें अगर देखेंगे तो आप x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 7 - x, रूट के अंदर की क्वांटिटी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। यहां से आया x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 या 4 से बड़ी, एंड x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7, तो 4 से बड़ी और 7 से छोटी। हमेशा आप हैबिट डालो, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली ये काम करना पड़ेगा आपको, यूनियन इंटरसेक्शन लेना, तो ये 4 से लेके इन्फिनिटी और 7 से लेके माइनस इन्फिनिटी का कॉमन लिया, तो कॉमन में यही वाला पोर्शन आएगा, तो 4 to 7 आएगा। जी भी हो गया, देखो एच और आई, 4 to 5 union 5 to 6. 5 open होगा. 4, 4, 5, 6 सब open होंगे. 4 से लेके 6 तक क्लोज्ड Open हो जाएगा नहीं. Close. एक्सेप्ट 5, यही है। यस सर। 4 ओपन होगा कि क्लोज्ड, 4 और 6 पे closed होगा. 5 पे open होगा. 4 और 6 पर क्लोज होगा, 5 पर ओपन होगा, तो या तो आप ऐसे लिख दो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 क्लोज्ड से 5 ओपन यूनियन 5 ओपन से ओपन 6। से 6 क्लोज। दैट्स ग्रेट, ये भी ठीक है, इसका बात भी कर। 5. 5। तो यहाँ पर आपने बोला x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3, तो इसका जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है, एक बोल रहा है 7 से बड़ा या इक्वल,
अगला बोल रहा है 3 से छोटा इक्वल, दोनों का एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या, नल सेट, तो आ गया 5। यहाँ तक क्लियर है, सबको क्लियर है, छोटी छोटी बात Yes. थी। अच्छा, अगर यहाँ माइनस के बजाय एच पार्ट को देखो, अगर यहाँ माइनस के बजाय मैं प्लस कर दूं तो आंसर क्या होगा? तो 5 हट जाएगा तो 4 to 6 हो जाएगा। 4 to 6 क्लोज्ड है ना? यस सर। ठीक है, ग्रेट। तो फंक्शन का फंक्शनैलिटी या एलिमेंट्री फंक्शन अगर दिए हुए हैं तो उसका डोमेन भी आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, ये सब छोड़े, ये सब कर जाएंगे आप, कोई थोड़ा सा एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। अगर एफ एक्स तुम्हारा दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन बोलो। ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है। और दूसरा केस है, अगर एफ एक्स दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों केस में डोमेन बताइए। 2 to 3 open closed. हाँ, किस में, फर्स्ट में क्या बताया आपने? 2 open to 3 closed. From also from -3 to 2. -3 to -2, 2 to 3. देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। and therefore you will say that x minus 3 into x plus 3 over 2 minus x into 2 plus x has to be greater than 0 or equal to 0। ध्यान से सुनना। अब इसमें इसको आप क्या लिखेंगे, x माइनस 3 प्रोडक्ट x प्लस 3 प्रोडक्ट 2 माइनस x प्रोडक्ट 2 प्लस x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 पर क्या आया, x की वैल्यू -3 और 3, क्योंकि ये क्वांटिटी 0 तो दो ही नंबर पे होगी जब x की वैल्यू +-3 होगी। अब यहाँ पर वेविकर मेथड लगाओ, इसमें इसमें क्या क्या नंबर्स हैं, -3 है जी, और -2 है, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। और वेविकर मेथड मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर बताओ, नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, बोलो आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू -3 से लेके -2 यूनियन 2 से लेके 3 और यूनियन -3 एंड 3। ध्यान से समझो, बिकॉज ऑफ दिस सेट इफ यू इनकॉर्पोरेट हियर तो आपको मिला x बिलोंग्स टू -3 पर क्लोज्ड हुआ, -2 पर ओपन हुआ, यूनियन 2 पर ओपन हुआ और 3 पर क्लोज्ड हुआ। सो दिस इज योर आंसर। प्रथम तुम्हारा यही आंसर था, -3 to -2 यूनियन 2 to 3, 3 Yes, पर sir. क्लोज्ड +-3 पर क्लोज्ड। इसका आंसर क्या हुआ? All real numbers except 2 and -2. यस। When yes sir. ऑड रूट के लिए इनपुट कुछ भी हो सकता है, हर एक रियल नंबर का रूट क्यूब रूट डिफाइंड होगा, फिफ्थ रूट डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक बात इंश्योर करनी है कि ये चीज डिफाइंड हो, अंदर वाली क्वांटिटी, तो सिर्फ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी साइन हो चलेगा। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 2 एंड and -2. पॉजिटिव। ठीक है। तो बेसिक लेवल पर डोमेन के बारे में आपको दिक्कत नहीं है,
डोमेन में अगर कहीं पर आपको थोड़ा चैलेंज आएगा तो उसमें जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे तो आगे आएगा। अभी हम लोग डोमेन की बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग जस्ट फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। तो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं, इसकी बात करते हैं। तो आप लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। चाहे फंक्शन है या रिलेशन है, उनको रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं? एक तो एनालिटिकली, एक एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, एक डायग्रामेटिकली और एक ग्राफिकली। तो किसी भी रिलेशन या फंक्शन को वी कैन एक्सप्रेस इन 4 डिफरेंट वेज। वो हर एक वे को मेंशन कर दो। फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 4 वेज। फर्स्ट इज एनालिटिकली। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? जब आप किसी फंक्शन को उसके रूल से एक्सप्रेस करते हो, और रूल विल ऑलवेज अपीयर इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन और इनइक्वालिटी। रिलेशन में इनइक्वालिटी भी आ सकती है, बट फंक्शन में रूल हमेशा इक्वेशन के फॉर्म में होता है यूजुअली। तो एनालिटिकली का मतलब क्या है? In this method, we represent the function as a relation in variable x and y, and we write it as y is equal to fx. तो जो एनालिटिकल फार्मूला है उसको बोलते हैं एनालिटिकल रिलेशन या एनालिटिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं, आपको जज करना है कि उसका एनालिटिक फॉर्म क्या होगा। ठीक है, जैसे एक सिचुएशन दे रहा हूं मैं, f0 इज इक्वल टू 0 ना, f0 इज इक्वल टू 0 नहीं देता हूं, एक सेकंड रुको। f0 इज इक्वल टू -1, ध्यान से सुनना। f1 इज इक्वल टू 0, f2 इज इक्वल टू 3, f3 इज इक्वल टू 8, f4 इज इक्वल टू 15। कैन यू गेस द फंक्शनल रिलेशन या एनालिटिक फार्मूला ऑफ दिस फंक्शन? x cube -1. पर पर -1 -1 क्या? x x cube -1. x स्क्वायर -1 x क्यूब -1 नहीं बेटा, x स्क्वायर -1। x स्क्वायर x cube -1. x क्यूब -1, सर स्क्वायर। हाँ हाँ, x स्क्वायर -1, वेरी करेक्ट। तो यहां पर क्या है, हर एक नंबर, इसको देखो तो ये परफेक्ट स्क्वायर -1 है, 4 -1 है, ये क्या है 9 -1 है, ये क्या है 16 -1। उस पैटर्न से आपने बोला कि ये 0 -1 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स है और उसमें से एक कम हो रहा है, तो स्क्वायर ऑफ x -1 करके जज किया। मतलब ऑलवेज इट इज नॉट पॉसिबल टू जज, बट मेनी अ टाइम्स यू कैन जज बिकॉज यू नो हाउ टू decode द पैटर्न इन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। आपने 11th में किया हुआ है। तो जैसे मैंने ऐसा बोला कि एक फंक्शन है, ऐसे डिफाइंड है और ये आउटपुट है, आप जरा इसका एनालिटिक फार्मूला जज करो। f0 1 है, f1 3 है, f2 भी दे दिया मान ले चलो, f3 भी दे दिया। इसका एनालिटिक फार्मूला क्या है? तो कभी कभी एनालिटिक फार्मूला जो है बहुत सिंपल होता है, कभी कभी एनालिटिक फार्मूला बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। इतना आसान नहीं है कि आपको आउटपुट और इनपुट का रिलेशन दे दिया जाए तो आप बता सको कि इसका फार्मूला क्या है। समटाइम्स इट वुड बी वेरी कन्वीनियंट, वेरी सिंपल, समटाइम्स इट माइट बी वेरी चैलेंजिंग एज वेल। 2x square +1. हाँ 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 हाँ, वेरी करेक्ट। fx इज इक्वल टू डबल ऑफ x स्क्र +1 या -1? +1. +1। तो ये इसका एनालिटिकल फार्मूला है। तो एनालिटिक प्रेजेंटेशन समझ में आ गया? x और y में y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर +1 लिख रहे हो, तो ये इसका फंक्शनल एनालिटिकल फार्मूला या फार्मूला फंक्शन बोल रहे हैं, फंक्शनल फार्मूला ऑफ
दी फंक्शन आ गया। दूसरा रिप्रेजेंटेशन है क्या इसका, जिसको बोलते हैं एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या है, जब आप उसको फंक्शन को x कॉमा एफ एक्स के फॉर्म में लिखते हो, x कोऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर का इनपुट होता है और y कोऑर्डिनेट आउटपुट होता है, तो उसको बोलते हैं फंक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जैसे इसी फंक्शन का एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसका जो आप देख रहे हो 0,1 1,3 2,9 एंड 3,19। ये हो गया फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तीसरा, as you know that the ordered pairs are geometrically graphed, every ordered pair is a point in xy plane and therefore function can be represented graphically। तो तीसरा फॉर्म क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। being a set of point function can be always graphed। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करोगे तो क्या आएगा बोलो, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना तो ऐसा एक पैराबोला आएगा, यू नो वेल, y इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 पैराबोला आपको ड्रॉ करना आता है, उसका वर्टेक्स 0 पर 1 है और ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा मान लो। बट इस ग्राफ का सारा ग्राफ नहीं आएगा, ओनली दीज 4 पॉइंट, 0,1 विल बी 1 पॉइंट, 1,3 विल बी अनदर पॉइंट, 2,9 विल बी सम अदर पॉइंट एंड 3,19 विल बी सम अदर पॉइंट। तो ऐसे ही सिर्फ ये 4 डॉट्स आएंगे, बट वो डॉट्स किस पे लाई करेंगे, इस, पैराबोला। हाँ, पैराबोला में। y इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 पैराबोला पर लाई करेंगे। अच्छा, इसी फंक्शन में अगर इसका डोमेन सेट जो कि अभी डिस्क्रीट सेट था, इसकी जगह पर अगर मैं दे दूं 0 to 3 क्लोज इंटरवल, अगर ये डोमेन आ जाए और रियल सेट इसका कोडोमेन हो जाए, तब क्या होगा, तब ग्राफ में क्या चेंज आएगा। अब आप इन्फिनाइट इनपुट दे रहे हो तो ग्राफ भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, जैसे अपने डोमेन को कंटिन्यूअस किया ना, तो इसका ग्राफ भी यहां से यहां तक पूरा पूरा पैराबोला नहीं होगा, ओनली दिस पार्ट ऑफ द पैराबोला ऐसा हो जाएगा, क्योंकि देर आर इनफिनिट भी इंटरमीडिएट जो पॉइंट्स है वो सारे भी आ जाएंगे, क्योंकि आप रियल इनपुट्स दे रहे हो ऐसे। तो फंक्शन का एनालिटिकल फॉर्म हो गया, ग्राफिकल हो गया, एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हो गया। और चौथा है डायग्रामेटिक। तो डायग्रामेटिक तो आपको पता ही है पहले से ही। डायग्रामेटिक मतलब क्या हुआ कि आपने जब एरो डायग्राम से दिखाते हैं फंक्शन को कि इधर में एक सेट है, इधर में एक सेट है, और आपने एलिमेंट लिख दिया और एरो से आपने रिलेशन को डिपिक्ट किया कि 0 से 1 एंड 1 से 3 एंड 2 से 9 एंड 3 से 19, ये एरो डायग्राम जो है इसको डायग्रामेटिक। So we have these 4 methods by which we are going to represent a function। तो यहां तक बात सबको आई होप समझ में आ रही। यस सर। Yes, sir. तो अगर मुझे फंक्शनैलिटी टेस्ट करना होगा किसी फंक्शन का, कोई रिलेशन का, एक रिलेशन दे दिया जाए, तो रिलेशन भी ऐसे 4 तरीके से दिया जा सकता है। एनालिटिकली भी दिया जा सकता है, एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर भी दिया जा सकता है, ग्राफिकली भी दिया जा सकता है और डायग्रामेटिकली भी दिया जा सकता है। तो उन सारे केसेस में फंक्शनैलिटी का टेस्ट कैसे करेंगे वो नोट करके लिखते जाओ, ठीक है। मैं 5 से 7 मिनट लूंगा, उसके बाद फिर क्लोज कर दूंगा डिस्कशन को। तो आप लिखेंगे फंक्शनैलिटी, टेस्ट ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ अ रिलेशन, टेस्ट ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ अ रिलेशन। टेस्ट ऑफ फंक्शनैलिटी। मैं चाहता हूं कि आज इतना डिस्कशन हो जाए ना कि आपको फर्स्ट डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस आप कर सको। ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, हार्डली जो है वो आधे घंटे लगेंगे। कभी भी दिन में आप ट्राई करेंगे तो शीट हो जाएगी। तो एनालिटिकल टेस्ट, बाकी तो आप अपने आप भी कर जाएंगे। एनालिटिकल टेस्ट मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखो समझो क्या करने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन है, ये सेट x है, ये सेट y है, इसमें
एक इनपुट x1 है, एक इनपुट x2 है, इधर में एक आउटपुट y1 है, एक आउटपुट y2 है। अगर x1 y1 से रिलेटेड है बेटा, तो y1 को अपन क्या बोलते हैं? y1 को बोलते हैं f ऑफ x1। अगर x2 से y2 आउटपुट आ रहा है तो y2 को हम बोलते हैं f इमेज ऑफ x2। ये हमारा एक रिलेशन है f। अब हम चाहते हैं ये रिलेशन फंक्शन कब होगा, कैसे टेस्ट करेंगे कि रिलेशन फंक्शन है। उसके लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप मेरे को आंसर करेंगे, ठीक है जी? इधर देखो ध्यान से। अगर मैं x1 और x2 को इक्वेट कर दूं, मान लो x1 और x2 इक्वल हो जाए और y1 y2 इक्वल ना हो, डिफरेंट हो, तो क्या ये फंक्शन, क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? नो सर। नो सर। क्यों? क्योंकि अगर x1 x2 इक्वल हो गए तो इनपुट एक हो जाएगा और आउटपुट तो हो जाएंगे। दो हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं कि लेट x1 इज इक्वल टू x2। ध्यान से सुनो, लेट x1 इज इक्वल टू x2, इनपुट को इक्वल एज्यूम करके एंड देन प्रोसीड। if x1 equal to x2 implies f of x1 is equal to f of x2, that is y1 equal to y2, then अगर x1 equal to x2 किया और y1 भी y2 के इक्वल आ गया, इसका मतलब x1 equal to x2 does not imply y1 and y2 different, then relation is a function, then relation is function। क्यों? Because We are having the one output. because for one input there can't be many output, because for same input there can't be more than one output। इसको बोलते हैं there can't be more than one output। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डिनायल ऑफ वन मेनी। इसको लिख लो स्पेसिफिकली, वन मेनी प्रॉपर्टी का डिनायल बोलते हैं इसको। अगर किसी रिलेशन को वन मेनी का डिनायल कर दो, वन मेनी, डिनायल ऑफ वन मेनी, इस पूरे टेस्ट को बोलते हैं डिनायल ऑफ वन मेनी। एंड if x1 is equal to x2 implies y1 is not equal to y2, तब अगर ऐसा आ गया तब क्या बोलेंगे? Then relation Then is not a relation is not function. a function. Then f is one many relation and therefore not function, so Yes, sir. not function। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें और फिर यही क्लोज करेंगे। एक fx है तुम्हारा, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और एक है y क्यूब इज इक्वल टू एक्स। ये दो रिलेशन में ले रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y क्यूब इक्वल टू एक्स। आपको टेस्ट करके बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है कि नहीं। कैसे करेंगे? तो आप स्टार्ट करेंगे x1 इज इक्वल टू x2 से स्टार्ट करिए और टेस्ट करके बताइए फटाफट। x1 इज इक्वल टू x2, अगर दो नंबर इक्वल है तो उनका क्यूब भी सेम होगा, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। अरे x1 का आउटपुट y1 है और फंक्शन हमारा x क्यूब है, तो y1 क्या है? x क्यूब, x1 क्यूब है, तो इससे x1 क्यूब को y1 लिख सकते हैं और x2 क्यूब को y2 लिख सकते हैं, तो देयरफॉर इट इज फंक्शन। वेयर एज अब मैं इसको ले रहा हूं, ये दूसरे केस को। अब मैं यहाँ x1 इज इक्वल टू x2 लेके चलूंगा, हमेशा हम इनपुट इक्वेट करके चलेंगे। यहां से क्या आएगा? y1 क्यूब इज इक्वल टू y2 क्यूब।
क्योंकि x क्या है, y क्यूब है, तो x1 क्या हो जाएगा, y1 क्यूब। x1 का कनेक्शन y1 से है, x2 का y2 से। एंड अगर y1 क्यूब y2 क्यूब के इक्वल है तो y1 y1 y2 इक्वल, इक्वल होगा अगर real है। तो y1 y2 के इक्वल होगा। यस सर, अगर रियल पे बात करें। तो इसका मतलब होता है y1 माइनस y2 इंटू y1 स्क्वायर प्लस y1 y2 प्लस y2 स्क्वायर इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। यहां से आपको मिलेगा y1 इक्वल टू y2 और y1 स्क्वायर प्लस y1 y2 प्लस y2 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब यहाँ देखने वाली बात है कि ये तो बात समझ में आ रही है कि y1 इक्वल टू y2 है, लेकिन इसके बारे में भी हमें कंक्लूड करना पड़ेगा, कहीं यहाँ से y1 और y2 में कुछ अलग रिलेशन ना आ जाए। तो यहां से क्या आएगा उसको देखो। अगर यहां से भी y1 इक्वल टू y2 आ गया तब तो बात खत्म हो गई, तब ये फंक्शन हो गया। तो इसमें अगर देखो तो एक और इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखो। यहां इस वाले स्टेप से एक बात और समझ में आ रही है कि y1 y2 सेम साइन के होंगे, y1 एंड y2 ऑफ सेम साइन। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। Yes, sir. और अगर दोनों सेम साइन के होंगे तो पहला टर्म भी पॉजिटिव है, दूसरा टर्म भी पॉजिटिव है, तीसरा भी पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव या जीरो, तीनों टर्म नॉन जीरो नॉन नेगेटिव है। और ये तीनों टर्म नॉन नेगेटिव है और इनका सम जीरो कब होगा, जब तीनों तीनों जीरो। जीरो होते हैं। और तीनों जीरो होने का मतलब यहां से एक ही केस में जीरो के इक्वल हो सकता है, जब y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू जीरो हो जाए। तो कुल मिला जुला करके यहां से भी x1 इक्वल टू x2 इंप्लाइज क्या आ रहा है, y1 इक्वल टू y2। तो ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। लेकिन अगर मैं आपको एक सिचुएशन रिलेशन ऐसा देता, ऐसा कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1, नो सर। तो यहां पर जब आप टेस्ट करते तो आप x1 इज इक्वल टू x2 लिखते, लेट। तो यहां से आता है x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1। यहाँ से आता y1 स्क्वायर इज इक्वल टू y2 स्क्वायर। यहाँ से आता y1 माइनस y2 इंटू y1 प्लस y2, 0। यहाँ से आता y1 इज इक्वल टू y2 और y1 इज इक्वल टू माइनस y2। ये चीज आपको बता रही है कि x1 इक्वल टू x2 होने का ये गारंटी नहीं है कि y1 इक्वल टू y2 होगा। मतलब इनपुट सेम से आउटपुट डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये हो गया क्या, नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो एनालिटिकल टेस्ट मैंने करके बताया। रिमेनिंग टेस्ट अभी आज मैंने डिस्कस नहीं किया, कल हम लोग डिस्कस करेंगे और उस पर सम्स करेंगे। आज आपको एक एक असाइनमेंट में शेयर करूंगा डीपीपी। उसमें जो डीपीपी 1 है वो तो रिलेशन का +2 वाला पार्ट है, थोड़ा सा उसमें रिलेशन का पार्ट है, तो 7-8 क्वेश्चन उसके कर सकते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे उसके, बट डीपीपी 2 जो होगी उसके सम्स आप करके करेंगे, मतलब वो आपके लिए होमवर्क है, करते रहेंगे आप उसको साथ के साथ। ठीक है जी। तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, कल मिलते हैं आपको। कल से प्रॉपर जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपको बेसिक समझ आ गई तो कल से प्रॉब्लम शुरू होगी। ओके सर, ओके थैंक यू। सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं कल। यस सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir.